इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कार्बन उत्सर्जन के बारे में। बियॉन्ड ज़ीरो सम, सम का मतलब है टोटल, बियॉन्ड का मतलब है के परे, कि भाई कार्बन उत्सर्जन को जीरो तो करना ही है लेकिन इसके परे जाके भी कई काम करने हैं। रिच कंट्रीज मस्ट कमिट, कमिट का मतलब है प्रतिबद्धता जताना, अपना डेडिकेशन दिखाना। टेक्नोलॉजी एंड फंड्स, तो रिच कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए और उन्हें रिच कंट्रीज जो है ना उन्हें फंड भी देना चाहिए, पैसा भी देना चाहिए। किस काम के लिए, टू मूव टू नेट जीरो कार्बन एमिशंस, कि भाई मूव करने के लिए, कि अगर हम चाहते हैं कि जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो हो जाए, तो कार्बन उत्सर्जन जीरो तक पहुंचने के लिए रिच कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी प्रदान करनी चाहिए और पैसा भी देना चाहिए। द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट, जॉन कैरी। अब ये जॉन कैरी क्या हैं, ये यूएस के प्रतिनिधि हैं, स्पेशल दूत हैं। एनवॉय का मतलब होता है दूत, तो यूएस के स्पेशल प्रतिनिधि हैं जॉन कैरी, क्लाइमेट से जुड़े हुए। तो इनका विजिट किया जाना भारत में अहेड ऑफ, के पहले। और लीडर्स समिट, कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना, बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन लेटर दिस मंथ, लेटर यानी बाद में, कि प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उनके द्वारा इस महीने के बाद में, लगभग आप कह सकते हो कि 22-23 अप्रैल को उनके द्वारा क्या की जाएगी, एक समिट का मतलब है मीटिंग, एक मीटिंग या फिर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया जाएगा। तो ये सम्मेलन आयोजित होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इसके पहले जॉन कैरी का विजिट करना भारत में, उसने क्या किया है, हैज़ प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनकरेज करना। तो मिस्टर जॉन कैरी के विजिट ने इस बात को एनकरेज किया है। अ रिव्यू का मतलब होता है पुनरावलोकन, अ रिव्यू ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स, कोर्स का मतलब है मार्ग, कि भाई इंडिया की जो लंबी अवधि की जो पॉलिसी है उसका क्या मार्ग रहेगा, उसका एक बार फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए। इस बात को जॉन कैरी के विजिट ने प्रोत्साहित किया है, कि भाई जॉन कैरी के विजिट से इस बात को प्रोत्साहन मिला है कि भारत एक बार फिर से पुनरावलोकन करे, किसका, भारत की लंबी अवधि की क्लाइमेट से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ का भारत पुनरावलोकन करे। टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, इंडिया प्रेजेंट्स अ स्टडी इन कंट्रास्ट, कि अगर विकसित देशों के लिए, टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, विकसित देशों के लिए भारत प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है भारत, अ स्टडी इन कंट्रास्ट। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब है विरोधाभास, कि भाई भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो विरोधाभासी बातें हमें देखने को मिलती हैं। भारत विकसित देशों के सामने अपनी स्थिति को विरोधाभासी रूप में प्रस्तुत करता है। देखो एक और तो हम क्या देखते हैं, विथ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस दैट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली, भारत के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है ना, एमिशन किया जाता है, जिसका उत्सर्जन किया जाता है, दैट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली, तो भारत टॉप 5 कंट्रीज में आता है, पूरे विश्व के टॉप 5 कंट्रीज में आता है भारत, है ना। भारत की रैंक जो है पूरे विश्व में टॉप 5 में आती है कार्बन उत्सर्जन के मामले में। दूसरी ओर वाइल, जबकि मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन्स रिमेन मायर्ड इन एनर्जी पॉवर्टी, कि भारत के लाखों नागरिक हैं जो कि बने हुए हैं, मायर्ड का मतलब है फंसे होना, इन एनर्जी पॉवर्टी, यानी कि लाखों की तादाद में भारत में ऐसे भी लोग हैं जो कि एनर्जी की समस्या से जूझ रहे हैं, है ना। पॉवर्टी यानी गरीबी, जिनको कि एनर्जी की समस्या से जूझ रहे हैं, वे इस समस्या से फंसे हुए हैं। एंड अंडर डेवलपमेंट, और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं या कई ऐसे लोग हैं भारत में जो कि अभी भी विकास का हिस्सा नहीं है, जो कि अभी भी अविकसित हालत में है, अंडर डेवलपमेंट की हालत में। तो इस तरह की तस्वीर भारत विकसित देशों के आगे प्रस्तुत करता है ना। दोनों विरोधाभासी बातें सामने आती हैं भारत के संबंध में, कि भारत जो है टॉप 5 कंट्रीज में भी आता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में। दूसरी ओर भारत के लाखों की तादाद में जो सिटीजन्स हैं वे अभी भी एक तरीके से एनर्जी से जूझ रहे हैं और अंडर डेवलपमेंट के शिकार हैं। आयरनिकली टू मैनी स्मॉल, अब विडम्बना देखिए आप, आयरनिकली का मतलब है कि विडम्बनापूर्ण तरीके से अगर हम देखें तो विडम्बना देखिए, टू मैनी स्मॉलर कंट्रीज, कि कई छोटे देशों के लिए, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, जैसे कि आइलैंड होते हैं, छोटे देश होते हैं ना, जैसे कि श्रीलंका है, तो इंक्लूडिंग आइलैंड नेशंस हिट बाय इंटेंस स्टॉर्म, इंटेंस का मतलब होता है जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, गहन, स्टॉर्म्स का मतलब है तूफान,
कि भाई एडिटोरियल कहता है कि अगर हम छोटे देशों की बात करें, खास करके आइलैंड जैसे देश जो होते हैं ना, टापू टाइप के जो देश होते हैं, उनकी बात करें, जो कि तूफान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, है ना। इसके अलावा लॉस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी है ना, और ऐसे ये एक तरीके से जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी एक तरीके से उत्पादकता, कि भाई जो उनके खेत है ना, उनकी जो उत्पादकता है वो खो गई है। ड्रॉट्स, जिनको कि सूखे का सामना करना पड़ता है, एंड हीट वेव्स, है ना, सूखे का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हीट वेव्स का मतलब है एक तरीके से ये जो लू चलती है ना, लपट जो चलती है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं जो चलती हैं, लिंक्ड टू अ चेंजिंग क्लाइमेट, जो कि अब ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई हैं, ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है, कि सूखा पड़ना, बहुत तेज गर्म हवाएं चलना, जो ज़मीन है उसकी प्रोडक्टिविटी का खो जाना, बहुत ज़्यादा तूफान चलना। तो ये सारे की सारे जो फैक्टर्स हैं ये स्मॉल कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सारे की सारे फैक्टर्स की बात की ना हमने, इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम, तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम है ना, इंडिया, यानी कि ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम में इंडिया भी योगदान देता है। इंडिया कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम विद इट्स टोटल एनुअल एमिशन, कि भारत का जो टोटल वार्षिक उत्सर्जन होता है, भारत के द्वारा जो टोटल कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, उसके चलते भी क्लाइमेट चेंज को, मतलब उसके चलते भी जो है ये सारी की सारी जो बातें की ना हमने, इनको बढ़ावा मिलता है। इट इज़ अनसरप्राइजिंग, मतलब यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये कोई आश्चर्यपूर्ण बात नहीं है। देयरफॉर, कि भाई देयरफॉर इट इज़ अनसरप्राइजिंग, कि मतलब ये कोई आश्चर्यपूर्ण बात नहीं है, दैट द क्लेमोर इज ग्रोइंग फॉर इंडिया टू जॉइन मैनी अदर बिग इकोनॉमीज। क्लेमोर का मतलब है शोर शराबा, है ना, शोर शराबा, हो हल्ला। दैट द क्लेमोर इज ग्रोइंग फॉर इंडिया टू जॉइन मैनी अदर बिग इकोनॉमीज, कि भाई इस बात के प्रति हो हल्ला हो रहा है, इस बात के प्रति शोर शराबा बढ़ रहा है कि भारत जो है अन्य जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको ज्वाइन करे, एंड कमिट इटसेल्फ, और भारत भी प्रतिबद्धता दिखाए टू नेट जीरो एमिशंस, की भारत भी प्रतिबद्धता दिखाए कार्बन एमिशन को जीरो करने को लेकर। टू बैलेंस कार्बन एमिशंस विथ देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय अ स्पेसिफिक डेट, कि भारत भी अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ शामिल हो और भारत भी संतुलन बनाने का प्रयास करे, कि भाई जितना कार्बन एमिशन किया जा रहा है, यानी कि जितना कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है ना, विथ देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है ना उसको एटमॉस्फेयर से हटाया भी जाए। रिमूव करना मतलब हटाना, बाय अ स्पेसिफिक डेट, कि भाई एक डेट सेट की जाए, और तब तक ये जितना कार्बन एमिशन हुआ है ना, इस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए एटमॉस्फेयर से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़कर भारत को भी प्रयास करनी चाहिए, और उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट निर्धारित करनी चाहिए। एविडेंटली, प्रामाणिक रूप से, मिस्टर कैरी सॉट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नेशनल एम्बिशन। मिस्टर कैरी, जॉन कैरी ने इस बात को चाहा, किस बात को चाहा, टू एक्सप्लोर, मतलब एक्सप्लोर का मतलब होता है कि भाई और क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नेशनल एम्बिशन, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को उठाना, कि भाई भारत जो है ना, इसके अलावा विथ द अश्योरेंस दैट द यूएस, देखो मिस्टर जॉन कैरी जिनका कि विजिट भारत में हुआ, उन्होंने कोशिश की कि और ज़्यादा संभावनाओं को तलाशा जाए, कि कार्बन उत्सर्जन को जो लेके है एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जगाया जाए, विथ द अश्योरेंस, साथ ही साथ जॉन कैरी ने यह आश्वासन दिया है दैट द यूएस, की जो अमेरिका है, परस्यूइंग मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप इरा, इरा का मतलब होता है युग, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, अनुसरण करना, पीछा करना, मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ अमेरिका ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि अमेरिका फॉलो कर रहा है, किस चीज़ को फॉलो कर रहा है अमेरिका, अमेरिका ज़्यादातर ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो पहल है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, कि भाई अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने का मतलब है ऐसे काम करना जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप इरा, डोनाल्ड ट्रंप के युग के बाद, कि भाई जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी है ना, तो उनके बाद की बात कर रहा है, द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप इरा,
इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप इरा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद का जो टाइम अमेरिका में हम देख रहे हैं, उस टाइम में अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाए, है ना। वुड सपोर्ट सच अ रोड मैप। अब देखो ये वुड कहाँ से जुड़ा हुआ है ना, ये कॉमा से कॉमा लग गई ना बात, ये यहाँ से और यहाँ तक कॉमा लग गया है ना, तो ये तो पूरी ब्रैकेट में हो गई बात कि एविडेंटली मिस्टर कैरी सॉट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नेशनल एम्बिशन वुड सपोर्ट सच अ रोड मैप। तो मिस्टर जॉन कैरी ने कि भाई एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जगाने की कोशिश की है ना, उसके माध्यम से क्या होगा, और साथ ही साथ अमेरिका ने ये आश्वासन भी दिया है कि अमेरिका ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, तो इसके माध्यम से क्या होगा, वुड सपोर्ट सच अ रोड मैप, कि अमेरिका ने जो आश्वासन दिया है उसके चलते इस तरह का ये जो हमारा रोड मैप है ना, रोड मैप का मतलब होता है कि आप जिस प्लान को अमल में लाना चाहते हो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हो ना पहले, तो उस ब्लूप्रिंट को सहारा मिलेगा। हिज मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन पॉजिटिव, कि भाई जॉन कैरी की जो मीटिंग मिस्टर मोदी के साथ रही वह पॉजिटिव रही है, हैज़ बीन पॉजिटिव, वह पॉजिटिव रही है। इट वुड ऑफ कोर्स रीअश्योर नॉट जस्ट इंडिया बट अदर एमर्जिंग नेशंस एज वेल, कि भाई इट वुड, कि भाई ये जो मीटिंग रही है मिस्टर कैरी की मिस्टर मोदी के साथ में, स्वाभाविक रूप से आश्वस्त करेगी न केवल इंडिया को बल्कि अन्य उभरते हुए राष्ट्रों को, बट अदर इमर्जिंग नेशंस एज वेल, कि भाई अन्य जो उभरते हुए राष्ट्र हैं उनको भी एक तरीके से ये बात प्रभावित करेगी, ये इनकी जो मीटिंग हुई है। इफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑफ द नॉर्थ अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही मोटा प्रश्न है लेकिन कभी कभी छोटी छोटी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है ना ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है ना, ध्यान में रखना, पूछते हैं भाई पेरिस एग्रीमेंट किस चीज़ से संबंधित है, खेलकूद से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ना। इफ़ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी का मतलब यही है कूटनीति है ना, ऑफ द नॉर्थ, यहाँ पे द नॉर्थ से मतलब है कि भाई जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ये जो नॉर्थ के जो भी राष्ट्र है ना इनके बारे में बात की जा रही है, तो इनकी जो कूटनीति है पेरिस एग्रीमेंट को लेकर इज अंडरपाइंड, अगर उसे सपोर्ट किया जाता है, अंडरपाइंड का मतलब होता है नीचे से सहारा देना, सपोर्ट करना, तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी नीति है अगर उसे सपोर्ट किया जाता है, जो डेवलप्ड देश हैं उनके द्वारा पैसा प्रदान किया जाता है ना, इसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रदान की जाती है, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र गारंटीज टू रिड्यूस एमिशन, रिड्यूस का मतलब है कम करना, कि भाई उत्सर्जन को कम करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी लाई जाती है, विकसित देशों के द्वारा उत्सर्जन को कम करने के लिए अगर फंड प्रदान किया जाता है ना, तो फंड प्रदान करना, टेक्नोलॉजी प्रदान करना, इस तरह से सपोर्ट किया जाता है, अंडरपिन का मतलब है सपोर्ट करना है ना, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी। इफ क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो जलवायु परिवर्तन है अगर ये सर्वाधिक बड़ी समस्या है आज की डेट में, तो द सॉल्यूशंस रिक्वायर द यूएस, द यूके, यूरोप एंड अदर्स, तो इसका समाधान क्या है, उस समाधान के लिए ज़रूरत है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, इसके अलावा अन्य जो राष्ट्र हैं, हु ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब है घेरना, द बल्क, बल्क का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन बजट टू गिव अप फर्दर एमिशंस, देखो इनके ये जो है ना एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, ये जो अमेरिका है, एक तरीके से ब्रिटेन है, यूरोप है, इसके अलावा अन्य जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े हिस्से को ये कवर करते हैं ना। ऑक्यूपाइड द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन बजट टू गिव अप, गिव अप का मतलब है त्यागना, फर्दर का मतलब है कि भाई और आगे अगर आप एमिशन, कि भाई इन राष्ट्रों के द्वारा, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ की हमने बात की, इनके द्वारा जो उत्सर्जन किया जा रहा है उस उत्सर्जन को और आगे न किया जाए, उसे त्यागा जाए, इन फेवर ऑफ, सपोर्ट करने के लिए है ना, इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब है विकसित देश जो कि उभर रहे हैं है ना, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इन बड़े बड़े कंट्रीज़ को चाहिए कि ये कार्बन बजट लेके आएँ और आगे जो उत्सर्जन है उसको रोकने का प्रयास करें है ना, एंड फंड द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव, और ये जो क्लाइमेट चेंज बदलाव की हम बात कर रहे हैं इसको पैसा भी उपलब्ध कराएं ये विकसित देश। इवन इफ, भले ही इंडिया डज नॉट कमिट इटसेल्फ, कि भले ही भारत जो है प्रतिबद्धता न दिखाए, इवन इफ
इंडिया डज नॉट कमिट इटसेल्फ टू अ नेट जीरो डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है समय सीमा, कि भाई हो सकता है भारत जो है इस बात की प्रतिबद्धता न दिखाए अपने आप की टू अ नेट जीरो डेडलाइन, कि भारत कि भाई बिल्कुल एकदम, कि भारत हो सकता है भारत ये बात न दिखाए कि हाँ भाई हम बिल्कुल जीरो कर देंगे कार्बन उत्सर्जन। एंड प्रेफर्स, प्रेफर का मतलब है प्राथमिकता देना, टू वेट फॉर द पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट पाथवेज का मतलब है मार्ग, टू बिकम क्लियर। भारत अपने आप को ये स्पष्ट करने के लिए है ना, कि हो सकता है भारत इस बात को प्राथमिकता दे कि भारत इंतजार करे। किस बात के लिए भारत इंतजार करे? फॉर पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट, है ना, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है, ये जो कोरोना वायरस है ना, इसके बाद का जो विकास होगा उसके लिए जो क्या मार्ग अपनाए जाएंगे, है ना, उनको क्लियर करने के बारे में भारत हो सकता है प्राथमिकता दे, उसके बारे में भारत विचार कर रहा है। हो सकता है भारत अपने आप के लिए जीरो डेवलपमेंट कमिटमेंट न दिखाए, यानी कि कार्बन नेट जीरो करने के प्रति प्रतिबद्धता न दिखाए, लेकिन फिर भी एडिटोरियल कहता है इट कैन नॉट अफोर्ड, भारत इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता, टू इग्नोर, भारत इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता, द इम्पैक्ट दैट इट्स प्रोजेक्ट डिसीजंस, तो भारत इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता, टू इग्नोर, भारत इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता, किस बात की? द इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, दैट इट्स प्रोजेक्ट डिसीजन, कि भाई भारत के जो भी प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े हैं ना, उससे जुड़े हुए जो निर्णय हैं, जैसे सच एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो जंगल होता है उसको काटना, है ना, तो इस तरह के जो डिसीजन है डिफॉरेस्टेशन के जो डिसीजन है ना, अब जंगल को किसी भी उद्देश्य के लिए काटा जा सकता है, फैक्ट्री लगानी है आपको, जो है हाईवे बनाना है, तो इस तरह के जो डिसीजन है विल हैव ऑन द क्लाइमेट, तो भारत इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि भारत के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं उनके तहत, जैसे डिफॉरेस्टेशन जैसे काम अगर भारत करना चाहता है तो उसका प्रभाव पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इन बातों की अनदेखी भारत नहीं कर सकता। एट द पीक ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर, कि भाई पिछले साल जब कोविड-19 अपने शिखर पे था, पीक का मतलब है शिखर, शीर्ष, द सेंटर सा, तो केंद्र सरकार ने क्या देखा? द सेंटर सा इट फिट टू प्रेस अहेड विथ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, तो केंद्र सरकार ने इस बात को बिल्कुल उचित समझा, टू प्रेस का मतलब है जोर देना, अहेड मतलब के पहले, विद एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है, अगर कोई भी बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट कोई होने जा रहा है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कि भाई उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हाँ आप जो काम करने जा रहे हैं उससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। दैट वुड हैव अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट, कि कोई भी आपका काम जो कि प्रभाव डालेगा, दैट वुड हैव अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि बहुत ही गंभीर नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पे डालेगा, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ना। इस बात पे जोर दिया था पिछले साल जब कोविड-19 पीक पे था भारत सरकार ने। इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कोल प्लांट्स टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, एक्सटेंड का मतलब है विस्तार कर देना किसी चीज़ का, डेडलाइन का मतलब है समय सीमा, फॉर कोल प्लांट्स, कि भाई जो भी हमारे एक तरीके से कोयला से जुड़े हुए जो भी प्लांट्स हैं उनके लिए भारत ने क्या किया कि जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया। क्या समय सीमा थी उनके लिए? किस बात की समय सीमा निर्धारित की गई थी कोल प्लांट्स के लिए? कि जो भी कोयले से जुड़े हुए जो प्लांट्स हैं उनके लिए उनको कहा गया था टू अडॉप्ट, कि वे अपनाएं क्या? स्ट्रिक्ट का मतलब है सख्त, कठोर, स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, कि भाई जो विभिन्न कोल प्लांट्स हैं इनको कहा गया था कि आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सख्त जो नियम हैं उन्हें अपनाएं। तो ये जो नियम बताए गए थे, इसकी जो डेडलाइन सेट की गई थी, इस डेडलाइन को भी भारत ने बढ़ा दिया था, है ना, आप ये कोविड-19 के चलते, है ना। साथ ही भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया था एंड प्रपोज्ड ग्रोस डाइल्यूशन ऑफ नॉर्म्स टू असेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ग्रोस का मतलब है टोटल, डाइल्यूशन का मतलब है कम करना, ऑफ नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, असेस का मतलब है मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो भारत ने इस बात को भी प्रस्ताव किया था। देखो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, देखो ये कितनी सीरियस बात है कि एक तो क्या किया कि भारत सरकार ने जो विभिन्न कोल प्लांट्स हैं इनके लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी। उस समय सीमा के तहत ये कहा गया था कि भाई ये सारे की सारे कोल प्लांट्स क्या करें, ये बहुत ही सख्त तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के जो नियम हैं उनको अपनाएं, तो इस समय सीमा को भी बढ़ा दिया। दूसरी बात भारत ने क्या किया, प्रस्ताव दिया, किस बात का प्रस्ताव दिया
कि भाई जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो प्रावधान बने हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश की भारत सरकार ने कि भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट की कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट के पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसको मूल्यांकन करने के जो प्रावधान बने हुए हैं ना, उनको भी भारत सरकार ने कम कोशिश करने की। फ्यूल प्राइसेस कि भाई जो ईंधन से जुड़ी हुई जो कीमतें हैं एट हिस्टोरिक हाइज ड्यू टू टैक्सेशन, कि टैक्स लगाने के कारण इतिहास में बहुत है ना, अगर इतिहास की अगर हम बात करें, किसके इतिहास की, ये जो फ्यूल प्राइसेस है, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, इनकी है ना, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें वो सर्वाधिक ऊंची नजर आ रही हैं हमें वर्तमान के दौर में। क्यों? टैक्स के कारण। पे नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल डिविडेंड। अब देखो ये जो फ्यूल प्राइस है, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके बावजूद भी ये जो फ्यूल प्राइस है ये अदा नहीं करती नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है लाभांश, कि भाई आपने क्या किया कि ये जो पेट्रोल और डीजल है ना, इन पे आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो अब इतना ज़्यादा अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो कुछ पैसा आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए भी तो खर्च करना चाहिए ना, टैक्स के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी एडिटोरियल कहता है कि फ्यूल प्राइसेस पे नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल डिविडेंड, कि भाई इन फ्यूल प्राइसेस के माध्यम से किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक वातावरण का एक तरीके से लाभ नहीं होता है इन फ्यूल प्राइसेस के माध्यम से जो पैसा आता है उससे। एंड द पुअरेस्ट आर वर्स्ट हिट बाय इट्स इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का मतलब है मुद्रास्फीति का प्रभाव, महंगाई का प्रभाव, और जो सबसे गरीब लोग हैं वे बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं। व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, अभी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, बी डूइंग आ रहा है ना, ये बी डूइंग जो है ये है प्रोग्रेसिव इन्फिनिटिव। देखो क्या है कि टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, है ना। और आप क्या कह सकते हो कि ये टू के साथ जब हम V1 का प्रयोग करते हैं ना, ये है नॉर्मल इन्फिनिटिव। और ये जो बी के साथ में जब हम क्या करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस इन्फिनिटिव कह सकते हो या प्रोग्रेसिव इन्फिनिटिव कह सकते हो। देखो इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से पढ़ेंगे इसे। व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, भारत को क्या करते रहते हुए होना चाहिए, है ना, भारत को ये करते हुए होना चाहिए इन द रन अप, रन अप का मतलब है के पहले, टू द यूएन कन्वेंशन, कि भाई यूनाइटेड नेशंस की जो सम्मेलन आयोजित किया जाए उसके पहले भारत को ये करती हुई अवस्था में होना चाहिए। ऑन क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो, कि भाई ग्लासगो नाम की जो सिटी है उसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर एक जो सम्मेलन होने वाला है उसके पहले भारत को क्या करते हुए होना चाहिए, है ना, व्हाट शुड बी डूइंग। अब ये ग्लासगो में मीटिंग होनी है, यूएन कन्वेंशन होना है, शेड्यूल्ड लेटर दिस ईयर, है ना, इसी साल बाद में होना है। इज, तो भारत को क्या करना चाहिए, इज टू कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब है कोई सॉल्यूशन लेके सामने आना, अ डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान, कि भारत के पास कोई घरेलू वातावरण से जुड़ा हुआ, है ना, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ कोई प्लान होना चाहिए, उस प्लान को लेके भारत को आगे आना चाहिए। दैट एक्सप्लेन, ऐसा प्लान भारत के पास होना चाहिए जो कि समझाए, जो कि स्पष्ट करे टू द सिटीजन, नागरिकों को, हाउ इट विल ब्रिंग ग्रीन डेवलपमेंट इन दिस डिकेड, कि भाई भारत लोगों के सामने ये स्पष्ट करे कि भारत किस तरह से ग्रीन डेवलपमेंट को इस दशक के दौरान लेके आएगा। हाउ इट विल ब्रिंग ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब है हरित विकास, हरित विकास से मतलब है ऐसा विकास जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, है ना। स्पेसिफाइंग अ टारगेट, है ना, तो भारत को बिल्कुल एकदम स्पेसिफाइंग, स्पेसिफाइंग का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना, स्पेसिफाई करना, अ टारगेट बाय सेक्टर फॉर ईच ईयर, स्पेसिफाइंग ए टारगेट बाय सेक्टर फॉर ईच ईयर, कि प्रत्येक साल के लिए प्रत्येक जो सेक्टर है हमारा, है ना, प्रत्येक जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रत्येक जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक टारगेट सेट किया जाए पूरा की पूरा। तो किस तरह से भारत टारगेट सेट करेगा और इस डिकेड में, इस दशक के दौरान किस तरह से भारत ग्रीन डेवलपमेंट को प्राप्त करेगा, ये पूरा की पूरा प्लान इंडिया को लोगों के सामने लेके आना चाहिए। दिस वुड अलाइन, अगर भारत इस तरह का प्लान लेके आता है, अलाइन का मतलब है मेल खाना, एक होना, दिस वुड अलाइन इंटरनल पॉलिसीज विद द जस्टिफिएबल डिमांड, तो भारत अगर इस तरह का कोई प्लान लेके आता है तो ये आंतरिक नीतियों से मैच करेगा, विद द जस्टिफिएबल डिमांड, जस्टिफिएबल का मतलब है न्यायोचित डिमांड, दैट रिच कंट्रीज अपहोल्ड द प्रिंसिपल इनश्राइंड, दैट रिच कंट्रीज, देखो क्या है कि एक डिमांड बार बार की जाती है, क्या डिमांड उठती है, ये डिमांड बार बार की जाती है कि भाई जो संपन्न देश हैं वे अपहोल्ड करें, अपहोल्ड करने का मतलब होता है मेंटेन करना, है ना, किसी चीज़ को बना बरकरार रखना, बनाए रखना,
द प्रिंसिपल, कि भाई जो रिच कंट्रीज हैं वे इस सिद्धांत को बरकरार रखें, किस सिद्धांत को बरकरार रखें, द प्रिंसिपल इनश्राइंड, इनश्राइंड का मतलब है जो कि प्रतिष्ठापित हैं, है ना, जिनको कि रखा गया है, इन द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेकर यूनाइटेड नेशन का जो ढांचा है ना, कि भाई जो सम्मेलन हुआ, कन्वेंशन हुई, मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दौरान क्लाइमेट चेंज से संबंधित जिन नियमों को बनाया गया है ना, जिन नियमों को प्रतिष्ठापित किया गया, जिन नियमों को एनश्राइंड किया गया है ना, तो उन नियमों के तहत सिद्धांत ये कहता है कि भाई रिच कंट्रीज जो हैं उनसे ये मांग की जाती है कि भाई रिच कंट्रीज जो है ना ठीक तरह की पॉलिसीज लेके आए, है ना, ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इस यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में क्या रखा गया है कि सभी जो विकसित देश हैं ना, समान रूप से, है ना, कॉमनली अगर हम बात करें तो उनके लिए जिम्मेदारी रखी गई है, डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बिल्ड इक्विटी, इक्विटी का मतलब है समानता, डिफ्रेंशिएटेड का मतलब है अंतर होना, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई सारे की सारे जो विकसित देश हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वे समानता लेके आए। भाई क्या करें, वे जो बड़ा, जितना बड़ा देश है वो उतना बड़ा फंड दे, भाई जैसे अमेरिका है एक बड़ा देश है, विकसित देश है, तो इसे ज़्यादा फंड देना चाहिए। फ्रांस की बात करें हम तो भाई छोटा देश है, उसे उस हिसाब से फंड देना चाहिए ना, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विकसित देश को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, तभी जाके समानता हो सकती है। टैक्सिंग लग्जरी एमिशंस, टैक्स लगाना, किस चीज़ पे टैक्स लगाना, लग्जरी एमिशन का मतलब है उत्सर्जन, कि भाई जो विलासिता की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि आपके पास बड़ी बड़ी कार है ना, अब उन कार से बड़ी बड़ी जो आपके पास एक तरीके से आप कह सकते हो कि लग्जरियस कार है, आरामदायक कार है, उसके माध्यम से आप अगर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। वेदर इट इज कार, चाहे वो कार हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे आपकी बड़ी प्रॉपर्टी हो, चाहे एविएशन, एविएशन का मतलब है विमान, विमान, ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, इसको बोलते हैं विमान से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है ना, तो एविएशन, तो बड़े बड़े हवाई जहाज हैं उनके द्वारा जो है उत्सर्जन किया जाए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी से उनके द्वारा किया जाए, एयर कंडीशनर के द्वारा किया जाए या कार के द्वारा किया जाए, तो ये जो भी लग्जरी से जुड़े हुए, जो भी आप कह सकते हो लग्जरी या फिर कंफर्ट से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं और उनके द्वारा अगर कार्बन उत्सर्जन किया जाता है तो उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। क्यों? वो इसलिए, इसलिए स्पेसिफाइड ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम, कि अगर हम चाहते हैं ना कि विशिष्ट रूप से, अगर हम हरित विकास चाहते हैं ना, उसके अगर हम नतीजे चाहते हैं, कैसे नतीजे चाहते हैं, अगर हम विशिष्ट ग्रीन डेवलपमेंट से जुड़े हुए नतीजे चाहते हैं तो हमें इन पे टैक्स लगाना ही होगा, और जब हम इन पे टैक्स लगाएंगे तो इसके माध्यम से संकेत जाएगा, विल सेंड आउट अ कन्विंसिंग मैसेज। कन्विंसिंग, देखो इस कन्विंसिंग का मतलब होता है आश्वस्त करने वाला, ठोस, तो अगर हम इन लग्जरियस आइटम्स पे टैक्स लगाएंगे तो उसके माध्यम से पूरी पब्लिक में एक आश्वस्त करने वाला संदेश जाएगा, पब्लिक को लगेगा कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो मीटिंग होती है वे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं है, वहाँ पे ठोस बातें भी की जाती है, ये भरोसा लोगों में बढ़ेगा। ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। अब देखते हैं सेकेंड एडिटोरियल। तो सेकेंड एडिटोरियल एक खास करके आईपीएल से रिलेटेड है, कि भाई काफ़ी समय हो गया मतलब है ना, और अब दोबारा से जो है एक तरीके से प्ले टाइम है ना, तो ये प्ले टाइम इसी के लिए कहा गया है आईपीएल के लिए, कि भाई आईपीएल बिल्कुल तैयार है, आईपीएल सेट्स द स्टेज फॉर अ यंग बंच ऑफ प्लेयर्स, ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, फॉर द स्पॉटलाइट, है ना, स्पॉटलाइट का मतलब है बिल्कुल एकदम सेंटर में होना, सेंटर पॉइंट पे होना, कि भाई कई, बंच का मतलब है ग्रुप, कि भाई कई खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं कि वे सुर्खियों में आए, तो उनके लिए आईपीएल बिल्कुल रेडी है, आईपीएल का सीज़न उनके लिए बिल्कुल तैयार है।